नमस्कार। आज आप लोगों को एपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके अंदर आपको जो मुख्य परिभाषाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिस कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। इस कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो आपका इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, HOER से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य प्रावधान हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब मैं शुरू करता हूं। फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। यह 1 अप्रैल 1949 से संपूर्ण देश पे लागू है। ठीक, इसके अंदर जो सबसे मुख्य परिभाषाएं हैं वो है कारखाना। कारखाना कहते किसे हैं, किसको आप कारखाना की श्रेणी में रखेंगे, इस संबंध में इस एक्ट में कारखाना की परिभाषा दी गई है। उस कारखाना की परिभाषा आप में क्या लिखा हुआ है? 10 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है। पहली बात कि 10 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पिछले 12 माह किसी एक भी दिन काम कर रहे थे। ठीक है, जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से हो रही है, मतलब विनिर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए और ये शक्ति की सहायता से हो रही है, जहां पे 10 या अधिक आदमी काम कर रहे हैं। दूसरा इसी में है या 20 या अधिक कर्मकार काम कर रहे थे या पूर्ववर्ती 12 मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति के सहायता के बिना की जा रही थी। यदि शक्ति की सहायता से की जा रही है तो 10 कर्मकार कर रहे हैं काम, तो कारखाना में आ जाएगा, या शक्ति के बिना काम कर रहे हैं तो 20 कर्मकार होने चाहिए। उसके अलावा जो भी इसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो काम करना है, आपको पूरी तरह से ऑक्यूपायर के कंट्रोल में काम करना है। ऑक्यूपायर उस कारखाने का मालिक होता है और वही हर कार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि कोई भी सूचनाएं मांगी जाती हैं या कुछ भी मांगा जाता है, रेलवे बोर्ड से संपर्क करना है या DM से कोई परमिशन लेना है, तो सारे काम जो है मुख्य नियोजक ऑक्यूपायर के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए रेलवे में हर फैक्ट्री के लिए एक कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके जो सेट्स हैं, सेट्स में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 20 से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं, परंतु जो शेड है, शेड को कारखाने की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये आपको इसमें इस फैक्ट्री एक्ट की जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है, ये आपको समझना है, क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कोई जो खान अधिनियम 1952 के प्रवर्तन का अध्ययन या संघ के सशस्त्र बल की चलती फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग सेट या होटल, उपाहार गृह या भोजनालय इस कारखाना के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस कारखाना एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आ रहा बार बार, वो है कर्मकार। कर्मकार किसे कहेंगे? मतलब मजदूर। ठीक है, मजदूर जो चाहे ठेकेदार ने लगाए हो या आपने लगाए हो, डायरेक्ट लगे हो या इनडायरेक्ट लगे हो, चाहे कंपनी के जो मालिक है उसकी जानकारी में हो या ना हो। ठीक है, इसी संबंध में मैं ये जो डेफिनेशन लिखी है आप उस परिभाषा को समझिए। कर्मकार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या
विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम के मुख्य नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, चाहे सीधे अथवा अभिकरण जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं के द्वारा या उसकी मार्फत, और चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हो, किंतु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अंतर्गत नहीं है। मैंने आपको साधारण भाषा में बताया कि कर्मकार ऐसा व्यक्ति है जो उस कारखाना में काम करने के लिए आया है, चाहे नियोजक की जानकारी के बिना या नियोजक की जानकारी हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से वो काम पे नियोजक ने लगाया हो या ठेकेदार के माध्यम से लगाया गया हो, चाहे वो पारिश्रमिक पा रहा हो या ना पा रहा हो। ये परिभाषा आपकी कर्मकार की है। उसके अलावा एक नई परिभाषा इसमें आई, वो है ऑक्यूपायर, नियोजक। और नियोजक किसे कहते हैं? कारखाने के अधिष्ठाता ऑक्यूपायर से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्राय है जिसे कारखाने के काम काज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है। कारखाने का ऐसा मालिक जिसपे कारखाने का अंतिम नियंत्रण प्राप्त है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास रेलवे में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। आपकी चाहे मॉडल कोई फैक्ट्री ले लीजिए, आईसीएफ ले लीजिए, या आपकी और बहुत सारे डीएलडब्ल्यू हैं, सीएलडब्ल्यू हैं, ये बहुत सारे आपके कारखाने हैं। इस कारखाने में जिसका अंतिम नियंत्रण है, मतलब जो उस कारखाने का मुख्य मालिक, जीएम भले बैठते हैं उस कंपनी में, लेकिन उस फैक्ट्री किस काम के लिए है, उसके ऑक्यूपायर कौन है। मान लीजिए कोच बन रहे हैं तो ज़्यादातर काम किसका है? मैकेनिकल का है, तो वहाँ पर सीएमई, पीसीएमई ही उसके ऑक्यूपायर होंगे। इसी से पता चलता है कि उस कंपनी पे किसका कंट्रोल है, उस फैक्ट्री किस चीज़ के लिए है। सीएलडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे पीसी ही वहाँ के ऑक्यूपायर होंगे। आईसीएफ में कोच बनते हैं, इसका मतलब वहाँ पे पीसीएमई ही वहाँ के ऑक्यूपायर होंगे। इस संबंध में हमने डिसाइड करते हैं, रेलवे बोर्ड इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, गजट में ऑर्डर निकालती है कि इस फैक्ट्री के लिए ऑक्यूपायर ये होंगे, और इसके संबंध में संपूर्ण सूचना मुख्य निरीक्षक मुख्य रूप से जो डीएम होते हैं वही होते हैं, उनके पास पूरी सूचना रहती है। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कुछ भी नया करना है, तो जो ऑक्यूपायर ही रिस्पॉन्सिबल है, और ऑक्यूपायर ही पूरी तरह से सूचनाओं को जहां भी पहुंचाना है, जिस संबंधित को और मुख्य निरीक्षक को, वही पहुंचाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऑक्यूपायर ही कंपनी का, उस कारखाने का मालिक होता है, उसका पूरा नियंत्रण होता है ऑक्यूपायर का। वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है। अब इस संबंध में मैं आपको जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट है या रेलवे संबंधित कर्मचारियों से संबंधित मुख्य जो इसमें धाराएं हैं या जो प्रावधान मुख्य रूप से हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अध्याय 3 में स्वास्थ्य से संबंधित धाराएं हैं, पूरा चैप्टर है, जिसमें कि धारा जो 11 है वो सफाई से संबंधित है। सफाई के बारे में प्रावधान है कि कैसे सफाई होनी चाहिए, कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, कचरे का कैसे, मतलब अलग अलग धाराएं हैं, मैं आपको समझाता हूँ। संचालन और तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी, मतलब किस हिसाब से फैक्ट्री है उसको आपको तापमान में कंट्रोल करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, कर्मचारियों को परेशानी न पड़े, बहुत ज़्यादा धूल और नमी, बहुत ज़्यादा धूल न हो, नमी न हो। तो कहने मतलब हर तरह की फैक्ट्री इस हिसाब से बनी हो ये आपकी, कि कर्मचारियों को, जो कर्मकार हैं, उनको काम में ज़्यादा दिक्कत न हो, उनको कम से कम परेशानी पड़े। ये सारी जिम्मेदारी ऑक्यूपायर की है। ऑक्यूपायर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हर तरफ से।
इसमें जो भी नियम है, ये जो भी कर्मचारियों के लिए, कर्मकारों के लिए ये प्रावधान किए हैं, ये पूरी तरह डायरेक्ट ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑक्यूपायर ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएगा, सुनिश्चित करेगा। इसमें कोई चीज़ की कमी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो अपना इसको तालमेल साथ कर्मचारियों के उसके अलावा अध्याय 4 है, वो आपके सुरक्षा संबंधित है। कोई फैक्ट्री है के अंदर मशीनें हैं, उस मशीनों को कैसे ऐसे सुरक्षा रखना है कि कर्मचारी या कोई काम करने वाला हो उसको नुकसान न पहुंचे। यदि मान लीजिए कोई मशीन चल रही है लगातार, तो उसको इस हिसाब से बाउंड्री बनानी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि दूर से ही काम हो सके। यदि पास में जाने की ज़रूरत हो तो उसको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि धोती पहन के चला गया कर्मचारी और उसी में वो फंस गया। तो वहाँ पे ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी जवाबदेही कर्मचारी और ऑक्यूपायर दोनों की है। और ऑक्यूपायर ये सारी चीज़ें सुरक्षा संबंध में सुनिश्चित करेगा कि किस प्रकार से जो है मशीनरी में बाड़ लगाना है, मशीनरी गत होने पर उसके निकट कैसे काम करना है, कर्मचारियों या कर्मकारों को मतलब यदि बिजली का काम है तो बिजली में किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करनी है। ऐसा नहीं कि नंगी तार आपके फैली हुई है और कोई भी कर्मकार आके उसको पकड़ लिया या गलती से काम करते समय हो गया। तो सारी चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए बनाई गई है। और ये जो आपकी फैक्ट्री एक्ट है, कंपनी अधिनियम, इसमें पूरा प्रावधान दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से, किन मशीनरी के लिए, किस तरह से काम के लिए आपको क्या क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। उसके फैक्ट्री के अंतर्गत अलग अलग शेड्यूल्स हैं, किस शेड्यूल में किस तरह के कारखानों को शामिल किया गया है, उसी अनुसार उनके काम के और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय की गई है। अध्याय 5 कल्याण। जो कर्मचारी हैं आपके, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, वो कारखाना अधिनियम के अध्याय 5 में दिया गया है। एक कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, जिससे कि वो काम सही तरीके से कर सकें। अभी तक जो आपको मैंने स्वास्थ्य के बारे में बताया है, सफाई के बारे में बताया है या सुरक्षा के बारे में बताया है, ये पूरी फैक्ट्रियों पर इनडायरेक्ट रूप से कर्मचारियों पर लागू है। परंतु ये जो कल्याण की सुविधाएं हैं, ये डायरेक्ट कर्मचारी के ऊपर लागू होती हैं कि कर्मचारियों को उसका लाभ डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मिले। जैसे कि धुलाई की सुविधाएं होनी चाहिए। यदि धुलाई कर्मचारी अपना कपड़ा धुल भी लेता है तो उनको कहाँ फैलाएगा, कहाँ सुखाएगा, उसकी भी सुविधाएं होनी चाहिए। कर्मचारी काम करते करते थक जाते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि उसको भूख लगे तो उसके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए। यदि कैंटीन है तो और भी कर्मचारी, ऐसा नहीं कैंटीन ले लिया और खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि महिलाएं काम कर रही हैं और उनके बच्चे हैं तो बच्चे तो फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे नहीं, तो उनके बच्चों की परवरिश के लिए क्रेच की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं तो उनको स्तनपान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं। इसके लिए अध्याय 5 में जो कल्याण शब्द है, कल्याण के जो अध्याय है, उसमें पूरे इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पर 250 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पे कैंटीन कंपलसरी है। उस कारखाने में कैंटीन जो है होनी ही होनी है, ये इसमें प्रावधान किया गया है। और उसके अलावा जहां पर 30 से अधिक स्त्रियां कर्मकार काम करती हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आश्रय भोजन, खाने पीने जैसे आपको मैंने बताया वो सारे प्रावधान होने चाहिए। और प्रत्येक 500 पे या उससे अधिक पे एक कल्याण अधिकारी की नियुक्त होनी चाहिए। ये धारा 49 में कल्याण अधिकारी बारे में बोला गया है।
हर कारखाने में जिसमें 500 या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, अधिष्ठाता मतलब ऑक्यूपायर कारखाने में इतने कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा। ठीक है, तो ये आपके इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित या कर्मचारी के कल्याण से संबंधित इसमें दिया गया है। उसके अलावा अध्याय 6 है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। इसमें काम के घंटों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि काम के घंटे कितने होंगे, सप्ताह में कितने होंगे, लगातार कितने काम करना होगा, कितने घंटे कर्मचारी काम करेगा और उसको कितना रेस्ट दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा प्रावधान जो है अध्याय 6 में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों पे भी लागू होता है, हम पर भी लागू होता है, बहुत सारी चीज़ों पे ये आपको नियम बनाए गए हैं। साप्ताहिक घंटे, फैक्ट्री में कोई होगी तो उसमें 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता सप्ताह में। इसमें लिखा कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए। और इसमें एक चीज भी कहा गया कि लगातार मतलब कहने का लगातार अवकाश के बिना 10 दिन से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सप्ताह में उसको छुट्टी नहीं दिया तो अगले 10 मतलब मिला के 10 दिन के अंदर आपको एक रेस्ट उसको देना है। धारा 54 में इसमें लिखा हुआ है कि कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। 9 घंटे काम एक दिन में करना है, लेकिन यदि ऐसा लगता है तो ऑक्यूपायर उसे 10.5 घंटा कर सकता है। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो 12 घंटे तक मुख्य निरीक्षक जो है कि अनुमति से किया जा सकता है। और 12 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कराया जा सकता है। ये इस कारखाने अधिनियम में प्रावधान है। उसके अलावा और इसमें बोला गया है कि लगातार 5 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हैं। 9 घंटे का प्रावधान है एक दिन में काम करने का, लेकिन लगातार 5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं काम करवा सकते हैं। 5 घंटे के बाद कम से कम आपको आधे घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। ये इस जो है एक्ट की धारा 55 में पूरी तरह से लिखा हुआ है, इसमें डिटेल लिखी हुई है। मतलब कहने के फैक्ट्री एक्ट जो आपके इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, आपका मुख्य रूप से अध्याय 5 और अध्याय 6 आपसे संबंधित है, जिसमें कि एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर या आपका जो सब्जेक्ट एपीओ है, उनका मुख्य जो चीज़ देखनी है, उनके बारे में पढ़ाई करनी है और समझना है, वो अध्याय 5 और 6 है। उसके अलावा जो भी इसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो काम करना है, आपको पूरी तरह से ऑक्यूपायर के कंट्रोल में काम करना है। ऑक्यूपायर उस कारखाने का मालिक होता है और वही हर कार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि कोई भी सूचनाएं मांगी जाती हैं या कुछ भी मांगा जाता है, रेलवे बोर्ड से संपर्क करना है या मुख्य नियोजक या डीएम से या कोई परमिशन लेना है, तो सारे काम जो है मुख्य नियोजक ऑक्यूपायर के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए रेलवे में हर फैक्ट्री के लिए एक कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है